तो जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, बेहतर पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि लक्ष्य जब बड़े हों, हौसले बुलंद हों, तो पढ़ाई बेहतर ही चलनी चाहिए। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बेहतर प्लेटफॉर्म में, टारगेट बोर्ड। और मैं आनंद अवस्थी आपको फिजिक्स सिखाने के लिए विमी विश्लेषण का पार्ट नंबर ये 4 लेकर के आया हूं। हमने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है कह सकते हैं, या यूनिट पहली है, उसको मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड करके आपको पढ़ाया प्यारे बच्चों, ताकि आपको भार कम लगे। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया गया और उसमें हमने पार्ट वाइज तोड़ दिया, चैप्टर उसके 1 2 3 4 बना दिए। क्योंकि स्टार्टिंग है, आप हाई स्कूल से डायरेक्ट अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, तो कुछ थोड़ा सा कोर्स और सिलेबस आपको बड़ा लगता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, फिजिक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ अपने तरीके भी अपनाने चाहिए। कहते हैं बने बनाए रास्तों पर चलना आसान होता है, बने बनाए रास्तों पर चलना आसान होता है, जिन्हें मंजिलें पानी होती हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो अपने रास्ते बनाने के लिए कुछ तरीका अलग करना होगा, कुछ योजनाएं अलग बनानी होंगी, कुछ रणनीतियां अलग करनी होंगी। औरों से हट करके जब हम काम करते हैं तभी तो अलग होंगे, तभी तो अजूबे में गिने जाएंगे। विश्व में 7 अजूबे हैं, 8वें अजूबों में गिने जाने के लिए अगर तभी हम गिने जाएंगे जब कुछ काम अलग करेंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी के इस टाइम पर जहां आप फिजिक्स सीखने आए हो। सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, यू आर राइट सर जी। अरे भाई स्वागत है आप सभी का। तो ही समर्थन और सपोर्ट है जब हम बोलते हैं, वो ऊर्जा, वो एनर्जी कहां से आती है? आप सबके पास से आती है। तो सभी का प्रेम यूं ही बना रहे और इसी ताकत के साथ हम लोग पढ़ें। तो क्लास को शेयर कर देना है और इसी ऊर्जा और जोश के साथ हमें क्लास की शुरुआत करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण के चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहले हमने पार्ट 1 जो इसका था, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट चैप्टर 4 का पार्ट 4 है प्यारे बच्चों। ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 समझ रहे हैं? इसका मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 केवल विमीय विश्लेषण में आ चुके हैं, जिसमें से 1 घंटे से अधिक के लेक्चर भी हुए हैं। तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण विमीय विश्लेषण का बताया आपको। और इसके बाद अभी आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जिसमें से मैं आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। कुछ बच्चों का सपना होगा कि सर क्यों ना हम 11th-12th में पढ़ करके ही इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम बीट कर दें, मेडिकल के बीट कर दें, साइंटिस्ट बनने के लिए बीट कर दें, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे जहां पर फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हों, तो हम 11th और 12th से ही सर अपनी तैयारी शुरू करें, बल्कि 11th से तैयारी शुरू करें। तो सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपके बिना बताए हम मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमें खुशी होगी कि आप किसी अच्छी जगह पर काम करें। तो सपने बड़े हों, सपने बुलंद हों, तो उसके लिए काम करना आसान नहीं होता है, इतना उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये विमीय विश्लेषण का चैप्टर 4 सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हम विमीय विश्लेषण को बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। हमें भागना नहीं है। हमें भागना तब है जब पहले शुरुआत धीरे करनी है, उसके बाद भागने की रफ्तार अपने आप आ जाएगी। सीख जाओगे सारी चीजें तब। और ऐसे शुरू से भागने लगे तो 200 मीटर चलने के बाद दौड़ के थक जाओगे। और जब हैबिचुअल हो जाओगे, पहले स्पीड आपकी धीरे धीरे, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, तो वो स्पीड वाला ज्यादा तेज दौड़ सकता है, वो मैराथन बीट कर सकता है। और पहले ही जिसने काफी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, वो कुछ देर बाद जाके थक जाएगा और फिर बैठ जाएगा, वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। तो क्लास को शुरू किया जाए। सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है, इस शानदार क्लास में। विमीय विश्लेषण का ये पार्ट नंबर 4 है। आज हम लोग थोड़ा सा साइंस बैच के बारे में बात कर ले रहे हैं। साइंस बैच सभी को पता है, 11th और 12th का ये बैच है और सभी बच्चों ने लगभग परचेज भी कर लिया है। लेकिन अपने दोस्तों को बताएं, अभी बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने वाले। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर मैथ और इंग्लिश के टीचर, तो प्रिंस सर बिल्कुल बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, इतनी उनकी जर्नी हो रही है, पटना कटिहार आना जाना, बहुत ज्यादा वो जर्नी में व्यस्त हैं। और किसी ऐसे टीचर्स को वो हायर कर रहे हैं, जैसे हम लोग लखनऊ यूपी से आए हुए हैं, तो वो ऐसे टीचर्स को हायर कर रहे हैं जो कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए।
वो ऐसा चाहते हैं कि टीचर्स की फैकल्टी इतनी मजबूत हो कि हम केवल कहने पे ही नहीं, केवल बातों पर ही ना रखें कि बच्चे टॉपर करें। वो टारगेट बोर्ड से टॉपर देते हैं और टॉपर देना चाहते हैं, उनका ये ड्रीम है, समझ रहे हैं। तो टॉपर देने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि आ गया। तो इसलिए वो मेहनत पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद 12th की स्टार्टिंग भी बहुत जोरदार तरीके से होगी प्यारे बच्चों। ये सब स्पेशलिस्ट टीचर्स आपके साथ, जिनके पास 8 से 7-8 साल का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, जिनके साथ टीचिंग एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ, वैसे टीचर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और वैसा उनका सपना है कि हमारे पास जो टीम बने वो एक मजबूत टीम हो। तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपके पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स में अभी दिखाऊंगा, वैसे आज नहीं कल की क्लास में मैं पक्का आपको दिखाऊंगा कैसे हैंड रिटेन नोट्स बनाए गए हैं और वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऐप पर, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल बहुत शानदार होने वाला है, फोड़ दोगे एग्जाम में। चलिए समझते हैं। साइंस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, सब कुछ पता है क्या होता है किस क्लास में। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल के लिए तो शिकायत ही नहीं करोगे, इतना भारी भरकम है कि अभी ऐप पर जब अपलोड होगा तो देख करके आप दंग रह जाओगे कि हाँ, कि सर टीचर्स की लिखी, बच्चों की लिखी नोट्स कई ऐप में आपको मिल जाती हैं, बट टीचर्स की हैंड रिटेन नोट्स जो हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, ऐसा कंटेंट रहता है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने के लिए हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी, उनसे जब आप समरी पढ़ोगे तो आपके डाउट नहीं रह जाएंगे। वीकली टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों मिलने वाली है, जिसमें आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा और आप अपनी गुणवत्ता को समझ सकोगे, अपने का अवलोकन कर सकोगे कि हम किस स्टेज पर हैं। 1250 प्राइज है केवल 11th का। अगर दोनों मर्ज करके अभी से खरीदते हो 11th और 12th तो अभी प्राइज है 2499 का। शायद ये बाद में ऑफर बढ़ा दिया जाए, है ना। कोशिश तो नहीं होगी कि कम से कम प्राइज ही रखा जाए, ऐसा रहेगा। फिलहाल आप परचेज कर सकते हैं मर्ज करके। कोई डाउट रह जाता है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि सर हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐप तो डाउनलोड कर लिया बट परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉल करके भी पेमेंट करके आप परचेज कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर तो क्लासेस चल ही रहे हैं, बट स्टडी मटेरियल हो गया, पैनल पीडीएफ हो गया और सारी क्लासेस के जो डाउट क्लास हो गए वो जो अपलोड होते हैं वो सब ऐप पर ही आपको अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पर तो ऐसे क्लासेस चल ही रही हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और कल का होमवर्क भी जरूर हम देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कल का होमवर्क। तो कल के होमवर्क का आंसर कितने लोग देना चाहते हैं तो जल्दी से रिप्लाई करें। ओके, एक शायरी हो जाए फिजिक्स का पिता आनंद सर। धन्यवाद भाई, प्रणाम है आपको, अभिनंदन है। आप फिर फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है आइंस्टीन को, बट आपके द्वारा ये संबोधन दिया गया तो सही होगा। आपकी नजरों के लिए आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं, सही है। तो शायरी अभी सुनाई, वो चला करता है मेरे कंटेंट में। मैं स्क्रिप्ट बना के थोड़ी आता हूं कि बाद में थॉट आपको दूंगा कि आज का थॉट क्या है, वो तो जुबान पे है, कब निकला है शायरी, वो गाना शायरी, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये पढ़ाने का हम तो भिखारी हैं भाई, झोला लेके निकल पड़ते हैं। लेक्चर देना है, फिजिक्स सिखानी बच्चों को, ये बनावटी भाषा नहीं होती है, जो है रियलिटी है, वास्तविकता होनी चाहिए पढ़ाई में, दिखावा नहीं है। चलिए, तो आप लोगों को प्रश्न था जो कल दिया गया था, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन था। एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर 980। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत अच्छा प्रयास किया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार होमवर्क आपका कल का HW, जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर विमाओं के अन्य अनुप्रयोगों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। HW क्या है? HW वाला सवाल क्या था? क्वेश्चन था, ध्यान समझिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि एमकेएस पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, स्मॉल g, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमसे कहा था सीजीएस पद्धति में बताइए, सीजीएस पद्धति में जी का मान बताना था। तो यही तो हुआ, आंकिक मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो हम लोग यही तो सीख रहे थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स सीख रहे थे।
तो यहां पर जी की वैल्यू 9.8 MKS में दी गई है, CGS में चेंज करना है। मैंने ग्राफ बना के आपको समझाया था प्यारे बच्चों, याद करिए। ग्राफ बना के हमने मतलब एक टेबल बनाई थी और उस टेबल को मैंने कहा था हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब फिर आप क्वेश्चन से नहीं घबराओगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सभी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे कल नहीं आए हुए थे, हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख लेना चाहिए। सभी के पास कॉपी पेन है तो साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। जिनका सॉल्व है वो सिर्फ हमारे दिए बताई गई और बातों को ध्यान से सुन लेंगे। क्या है, हमें टेबल बना लेनी। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी प्यारे बच्चों? विमा हम अगर लिखें तो त्वरण की विमा होती है LT-2, बोलो होती है। लेकिन विमीय सूत्र में m भी लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले बीच में आपको m की पावर 0, l और t की पावर में -2 लिख लिया ये। फिर मैंने कहा था विमा लिखने के बाद जिस भौतिक राशि का परिवर्तन करना है MKS से CGS में, उसके आप विमा लिखो और बीच से एक लाइन ड्रा करो। ये टेबल बनाने का एक तरीका है। फिर एक तरफ लिख लीजिए कि MKS पद्धति में एक तरफ आप लिख रहे हैं और एक तरफ CGS पद्धति में लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। CGS पद्धति में ध्यान समझ लीजिएगा, एक प्रश्न और हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो MKS पद्धति में N1 की वैल्यू दी गई है कितनी? 9.8 MKS की ही तो वैल्यू दी गई। और इसका मात्रक कितना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। MKS पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहां पर U1 को जो यूनिट है उसको M L T, तो M1 L1 T1 लगा लीजिए। और यहां पर M की पावर 0, L की पावर 1 है, T की पावर -2 है ना, T की पावर -2 लिख लीजिए। ये बात समझ में आ रही सबको? पावर भाई लिखी जानी है। यही तो विमा है, जो घाते लगी होती हैं इन्हें विमा कहते हैं। इतना बेसिक से क्लियर किया हुआ है। पार्ट 1 देखिए विमी विश्लेषण का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक बात समझ में आएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। एक बार देखिए तो सही। ये यहां पर N2 बराबर प्यारे बच्चों हमें CGS पद्धति में मान, आंकिक मान, मैग्नीट्यूड जो है उसका परिमाण हमें निकालना है, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हमें निकालना है। और यहां पर U2 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? M2 L2 T2। इनकी घातें क्या है भाई? LT ही है केवल, M तो है नहीं, लेकिन वो लिखा गया है। विमीय सूत्र दिखाने के लिए M को भी लिखा जाता है साथ में। तो M की पावर 0, L पावर 1 और T की पावर में -2 लिख दिया, -2 लिख दिया। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये U1 ये U2, ठीक है सर। इधर किसमें मापें? तो M1 को भाई किलोग्राम में मापते हैं, हालांकि M1 है ही नहीं यार, यहां पर किलोग्राम है, वो M1 की पावर 0 जरूरत नहीं है, लिख दिया। L1 लंबाई है, इसको काहे में मापेंगे भाई? मीटर में मापेंगे। MKS में मीटर में मापते हैं। T1 काहे में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। इधर आ जाओ, M2 को काहे में मापेंगे? CGS पद्धति में काहे में मापते हैं? तो द्रव्यमान है ना, तो ग्राम में मापेंगे। और L2 इसको किससे मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे। लंबाई है, लंबाई का विमा के लिए हम L प्रयोग करते हैं। T2 समय है, समय को सेकंड में मापेंगे। हमने क्या सिखाया था? इसके बाद आपको यह तरीका अपनाना है। N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2। फॉलो करो इसको। यहां पर N1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है? 9.8। ध्यान से सीखिएगा, 9.8। U1 की वैल्यू वही M1 L1 T1 की पावर -2, बाकी सब M1 की पावर 0 है ना। अच्छा M1 हटा दें। अब सुनिए, M1 मैं हटा रहा हूं, क्या करें इसको रख के, जगह ज्यादा है नहीं इसलिए। तो LT-2 लिख रहा हूं, L1 T1, ठीक है, बराबर N2 तो आपको ज्ञात करना है, U2 L2 T2 इसकी पावर में -2। ये चीज लिखी हुई है, ये देखिए L2 T2 L1 T1। M की पावर 0 इसे रखने की जरूरत नहीं, उस जगह कम है ना सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने M1 M2 हटा दिया, क्योंकि इनकी पावर 0 है, लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। किसी की पावर 0 हो तो 1 ही आता है। यहां पर ध्यान से देखें, N2 हमें निकालना है प्यारे बच्चों, N2 निकालना है। ध्यान से देखो N2, तो ये L2 T2 वाला इसके नीचे आएगा, L2 T2 वाला इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई
ये देखो ये N2 को इस तरफ ही लिखा है, ये इसके गुणा में इसके नीचे चला जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया, ये 90.9.8 और ये L1 T1 लिखा हुआ है तो मैं L1 9.8 L1 T1 की पावर में -2 होल अपान ये L2 T2 नीचे आया तो L2 T2 की पावर में ये T2 की पावर में -2 ऐसा लिखेंगे। अब देखो L1 L2 को एक नीचे, T1 T2 को एक के नीचे। ध्यान समझिएगा, यहां पर L1 किसके लिए है प्यारे बच्चों? MKS के लिए। MKS में किसको लिखते हैं भाई? ध्यान से समझना, L1 अपान में L2 ये कल सिखा दिया है। L1 L2 एक के नीचे, T1 T2 एक दूसरे के नीचे, ऐसा करना है, वो समान भौतिक राशियां हैं इसलिए। तो L1 अपान में L2 और L1 को मापेंगे मीटर में तो मीटर ऊपर लिखा मीटर, यहां 9.8 है, मल्टीप्लाई में साथ में लिखा हुआ है, ध्यान देना, मीटर में। अपान में L2 किस में मापेंगे? तो सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही। L1 L2 की कोई पावर है? नहीं है तो नहीं लगाना। लेकिन T1 T2 में, T1 किस में मापेंगे? देखो T1 लिखा हुआ है सेकंड में, यहां पे लिख दीजिए सेकंड। अपान में T2 किस में है? सेकंड में है, यहां पे भी लिख दीजिए सेकंड। इसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों? -2 है तो -2 लगा दीजिए। सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा 9.8 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। यहां पर सेकंड से सेकंड जो कैंसिल आउट हुआ है उसकी घात -1 बचेगी, -2 है, 1 की घात -2 और 1 की घात -2 का मान मतलब 1 ही होगा। भाई 1 की घात -2 लिखा है, -2 बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए नीचे ले आओ, 1 बटे 1 की घात 2 बन गया प्लस, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू तो 1 ही हुई। तो यहां पर इस टोटल की वैल्यू तो 1 हो गई, गुणा में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 9.8 मीटर अपान सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमें हाँ केवल हमें N2 की वैल्यू चाहिए, हमें तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, आंकिक मान। तो मात्रक से क्या मतलब, चाहे जिसको चेंज कर लो। तो यहां पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बर्बाद हो गया, N2 बराबर बचा, N2 बराबर बचा, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, कहां पर, यहां देखिएगा, N2 बराबर मिलेगा 9.8 इंटू 100। तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 1 लिखे, आगे एक अंक 1 0, 1 0 से 1 0 बर्बाद हो गया, 980 मिला N2 बराबर। तो ये मिल जाएगा किसके लिए? त्वरण इतना हो जाएगा। N2U2 अगर मैं बात करूं दूसरी पद्धति के लिए, क्योंकि ये N1U1 जो होता है N1U1 MKS के लिए, N2U2 में चेंज करना था, मतलब CGS में चेंज करना था हमें। तो CGS में जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों N2U2 बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों आंसर हमारा ये होगा। किसी एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, ये कल ऐसा विमाओं का उपयोग आपको सिखाया गया था, विमाओं का उपयोग सिखाया गया था। 980, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, आगे की जर्नी इसी तरह चलती रहे, है ना। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप, ठीक है, चलिए आगे वीडियो पोस्ट करके फिर आप बाद में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें सीखना है विमाओं का दूसरा उपयोग। विमाओं का दूसरा उपयोग सीखते हैं। विमाओं के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिएगा दूसरा उपयोग। एप्लीकेशन डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग में ये दूसरा उपयोग है। ये है किसी भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण, भौतिक समीकरण, समीकरण, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, की जांच करना
किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, ऐसा है। मतलब चेकिंग, इंग्लिश में लिख लीजिए भाई, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन ऑफ एनी, कोई भी हो सकती है, एनी फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना कि सत्य है कि नहीं है, ये दूसरा अनुप्रयोग है। वैसे ये काफी ज्यादा वो जो समरूपता का सिद्धांत हमने सीखा था उसी से मिलता जुलता हुआ ये अनुप्रयोग है, एकदम सेम कह लें, 99% वही सब कुछ है, अप्लाई वही करना है। तो किसी भी सत्यता के समीकरण की जांच की जा सकती है, यहां पर हम लिख सकते हैं। यहां पर जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो यही है, यहां पर यही लिखना है, समरूपता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, समरूपता के सिद्धांत, ध्यान समझ लो, सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम किसी दिए गए भौतिक समीकरण फिजिकल इक्वेशन, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो मैंने सिखाई थी आपको, एक लेक्चर में मैंने सिखाया था, लेक्चर नंबर 2 में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो आपको सिखाया गया था। अगर हम वो सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये आपका अनुप्रयोग अपने आप हो जाएगा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना इसके लिए है। अब चलें सॉल्व करते हैं, कोई एग्जांपल लें तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है, यदि दिया गया समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT² है, यदि दिया गया समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT² है, तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, यह है प्रश्न। अगर एक गति का समीकरण दिया गया है ना, इफ ए गिवन इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², देन चेक आउट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हमको जांच करनी है। कैसे करें? क्लास को शेयर करो भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जोड़ो। शेयर करो मतलब फिर आप लोग पता क्या करते हो कि शेयर करेंगे तो क्लास ऑफ हो जाएगी, थोड़ी देर बातें नहीं सुनने को मिलेंगी। अरे कुछ नहीं डिस्टर्ब है भाई, एक मिनट 30 सेकंड का काम है, 25 सेकंड। क्लास को शेयर करो और फिर वापिस आओ, सवाल लगाइए, है ना। तो खुद से ट्राई करो, कैसे करेंगे? वही समरूपता का सिद्धांत ही आपको अप्लाई करना है, समरूपता का सिद्धांत ही अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समरूपता के सिद्धांत से हल कर रहे हैं हम प्रश्न को हल कर रहे हैं समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, क्या करें आगे? समरूपता के सिद्धांत से हम अप्लाई करें, समरूपता का सिद्धांत हम अप्लाई करें कैसे? हाँ कैसे करेंगे?
क्या बताया गया था समरूपता के सिद्धांत में? प्रत्येक पद की विमा समान होती है, प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो अगर यह बताया गया था तो यहां पर हर एक पद की विमा समान है कि नहीं है, यह हमें चेक कर लेना है। अगर ऐसा होता है तो दिया गया समीकरण क्या होगा? सही होगा। दिया गया समीकरण क्या होगा? सही होगा। चलिए चेक करते हैं एस क्या होता है। ये दिया गया समीकरण सब कुछ पता है, यहां पर लिख दिया जाएगा गति का समीकरण कुछ भी, है ना, ठीक है, ये पता है आपको। एस क्या है? विस्थापन है। तो यहां पर पहले मैं लिख ले रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सत्यता की जांच के लिए प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। यहां पर एस विस्थापन है प्यारे बच्चों, तो एस को विमा लिखेंगे एल क्योंकि लंबाई है। आगे वेग यू है, यू मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है प्यारे बच्चों एल टी माइनस वन होती है, एल टी माइनस वन। प्रत्येक पद की विमा समान होती है। यहां एल आया, ये एल टी माइनस वन केवल यू की विमा है, मल्टीप्लाई में टी है, टाइम, टाइम है भाई, इसको नहीं भूलना। अगर भूल गए तो गुनाह हो जाएगा। यहां टी टाइम को कैपिटल टी से लिख देंगे, टाइम की डायमेंशन होगी कैपिटल टी, वो लिख दिया गया। प्लस अगला पद देखिए, अगला टर्म्स वो क्या है? 1/2 80 स्क्वायर, 1/2 80 स्क्वायर, 1/2 की विमा नहीं होगी। ये एक आंकिक मान है, ये नियत है इसकी, ये भौतिक राशि में नहीं आता, ये आंकिक मान है, इसका कोई मात्रक 1/2 का नहीं होता है, ये आंकिक मान है। तो 1/2 को हटाइए, ए क्या होता है इस दिए गए इक्वेशन में? त्वरण होता है। तो त्वरण की डायमेंशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, त्वरण की विमा एल टी माइनस टू, और समय की विमा टी टू। समय भाई टी स्क्वायर है ना, तो साथ में टी टू रखेंगे, ध्यान समझिएगा। टी की पावर यहां वन है, अरे भाई वन है कि नहीं है, और यहां टी की पावर माइनस वन है, एक 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 प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गए? टी माइनस वन टी प्लस वन कैंसिल आउट। तो यहां केवल क्या बचा प्यारे बच्चों? एल बचा। आगे समझते हैं, यहां एल टी माइनस टू और टी की पावर टू, अरे भाई हिंदी में बोले तो दुई और ई दुई, और ई दुई कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इनको अगर हम टू और टू, ठीक है, टू और टू को कट करेंगे, ये प्लस का टू ये माइनस का टू कैंसिल आउट हो गया, तो टी की पावर जीरो, टी की पावर जीरो वन बना, मतलब टी को तो हटा ही देना, केवल बचा क्या? एल बचा, ये एल बचा, और यहां भी एल है। तो बोलो डायमेंशन सभी पदों की सेम है कि नहीं है? प्रत्येक पद की विमा बराबर आई कि नहीं आई? सभी पदों की विमा रखने पर, सभी पदों की विमा जब रख दी गई तो हल करने पर प्रत्येक पद की विमा समान हुई है। यहां पर कहेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान है, प्रत्येक पद की विमा समान है, विमा समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। बस मैं ये लिख दे रहा हूं, सत्य है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? भाई क्लास को शेयर वेयर करो, जबरदस्त तरीके से मेहनत चल रही है, मेहनत में कमी नहीं है ना आपकी ना हमारी, ठीक है। तो क्लास मस्त चलने दीजिएगा, एंजॉय के साथ पढ़िए, एंजॉय सर के साथ एंजॉय से पढ़िए। समझ में आ गया? ये आज दूसरा अनुप्रयोग हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, उसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है, सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। समरूप है, ओके, समरूपता के सिद्धांत से, वेरी गुड, सभी यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सही, बहुत अच्छा, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, प्रश्न है यदि दिया गया समीकरण
समीकरण कोई अच्छा सा रखें आपके लिए, ठीक है। यह दिया गया समीकरण H इज इक्वल टू आर रो जी अपान में 2s cos थीटा है। जहां मैं बता दे रहा हूं क्या कौन सी चीज है, जहां आर त्रिज्या कामा कामा रो घनत्व तथा जी गुरुत्वीय त्वरण व एस की जगह टी भी लिखा जाता है, वैसे टी लिख दें क्या, टी लिख दें तो हमें लगता है ज्यादा सही रहेगा, टी को टाइम भी लिख देते हो लेकिन इस वजह से ये 2t यहां टी, ठीक है। वह टी पृष्ठ तनाव है, क्योंकि पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं ना, इसलिए टी कहीं लिखते हैं, कोई टेंशन की वजह से टी लिखता है, टेंशन के मारे टी लिखता है, और कोई सरफेस पहले आने की वजह से एस लिखता है। यहां जो एस है ना, ये टी है, वो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। टी पृष्ठ तनाव है तथा एच ऊंचाई है, ऊंचाई चढ़े द्रव की ऊंचाई। हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, ठीक। केस नली जिसे बोलते हैं, केस नली वैसे बनाना तो मुश्किल है, जितना हमारे बाल का व्यास होता है, एक बाल का व्यास, उतनी व्यास की नली बना पाना मुश्किल है ना थोड़ा, तो होता मुश्किल है, लेकिन काल्पनिक चीजें हैं, की जाती हैं, फिजिक्स में ऐसा चलता है, और वो पॉसिबल भी है, मतलब सिद्ध भी किया जाता है। तो उस जब कैपिलरी ट्यूब को हम द्रव में डुबोते हैं तो उसमें अपने आप पानी चढ़ता है, वैसे उससे भी कम व्यास, थोड़ी सी आप देखे होंगे कभी स्ट्रॉ वाली जो फ्रूटी पीने वाली आती है, वो स्ट्रॉ आप डाल दीजिए किसी पानी में, देखिएगा उसमें पानी ऊपर चढ़ेगा, जो उसका तल होगा उस बर्तन का, जो भी आप पॉट लेंगे उसमें जब आप उस स्ट्रॉ को डुबाएंगे तो उसमें पानी ऊपर चढ़ जाएगा, थोड़ा सा चढ़ेगा ऊपर। ऐसा क्या होता है, वो इसी में सिखाया जाता है कैपिलरी ट्यूब में, केशिकात तो जिसे बोलते हैं ना, केस नली में, वही का टॉपिक का ये फार्मूला दिया गया है। इसीलिए कहते हैं डायमेंशन वगैरह में हर एक चैप्टर का यहां पर समरी है, मतलब हर एक चैप्टर की फार्मूला यहां पर यूज होता है। तो एच ऊंचाई है, इस समीकरण यह समीकरण सत्य है या असत्य, यह समीकरण सही है या गलत, सही है या गलत, सही है या गलत ज्ञात कीजिए। चलिए, इस समीकरण की सत्यता की नहीं जांच करनी है, यह नहीं कह रहा कि सत्य है, सही है या गलत है वो हमें बताना है, सही है या गलत है वो बताना है, विमीय विधि से बताना है। बताओ, विमीय विधि से बताना है कि यह समीकरण सही है या गलत है, दिया गया समीकरण सही है या गलत है, यह बताना है। चलिए बताइए कैसे किया जाए, जल्दी से ट्राई करेंगे, हल वैसे ही करने का तरीका रहना चाहिए। हल दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, यहां तो दो ही पद हैं, दिया गया समीकरण है आपके सामने, दिया गया समीकरण प्यारे बच्चों क्या है, दिया गया समीकरण है H इज इक्वल टू आर रो जी बटे 2t cos थीटा। तो हमें बाएं पक्ष की विमा कहें, H एक लंबाई है, एक ऊंचाई है, तो ऊंचाई की विमा वही L, और यहां पर आर रो जी 2t cos थीटा, ये सब ठीक है। ये यहां पर वैल्यू रखेंगे 2t cos थीटा, तो ये t हो जाएगा रो जी, ये समझ रहे हो सब, पृष्ठ तनाव है, रो क्या है, घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, आर त्रिज्या है, सबकी विमा निकालनी। चलो इस तरह लिख लेते हैं एक बार, इस तरफ सबकी विमा लिख लेते हैं। एच की विमा बताओगे आप लोग, एच की विमा लंबाई है तो इसकी विमा एल लिखेंगे, चलो ठीक है। आर की विमा,
आर त्रिज्या बोली गई है, प्रश्न में बता दिया गया है। आर की विमा त्रिज्या एक लंबाई है, इसकी भी विमा एल लिखेंगे। रो घनत्व, रो घनत्व है, तो घनत्व की विमा, घनत्व की विमा, इसको जल्दी से कमेंट करिए, घनत्व की विमा को कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी आंसर जो है वो जल्दी आना चाहिए। हाँ 11th का कोर्स परचेज किया है, बताइए जल्दी से। पहले ये बताइए घनत्व की विमा, घनत्व की विमा एल एल वो ठीक है, ये तो सही हो गया। घनत्व की विमा हमें ये जल्दी से बताइए, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी कितनी होगी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान m, ठीक है। द्रव्यमान मतलब m से डिनोट करेंगे, आयतन l क्यूब, लेकिन l क्यूब नीचे होगा ना, तो l क्यूब नहीं ऊपर पहुंच जाएगा, ml माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन ml माइनस 3। इसके बाद आते हैं रो हो गया, ठीक है। जी गुरुत्वीय त्वरण की विमा, त्वरण की विमा, जी त्वरण की विमा, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण की विमा ये बता दो, तो ये तो अभी सवाल ही लगाया गया, एल टी माइनस 2। अरे सर अब धीरे धीरे याद हो गई, यही तो होता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको बहुत सारी चीजें याद होती जाएंगी, फार्मूला आपको याद हो जाएगा और फिर आपकी गुणवत्ता में भी निखार आएगा। ये कहती है फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग चैनल के होम में जाइएगा, उसमें आपको मिलेगा 70 में 70 अंक कैसे प्राप्त करें। फिजिक्स को उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक करना, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने उसमें यह समझाया है कि कैसे 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं फिजिक्स में। ना ही सिर्फ फिजिक्स में, वो रूल आपको हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो बहुत रिसर्च के बाद वो पॉइंट्स को मैंने क्लियर करके आपके सामने रखा है, वीडियो को देखेंगे, वीडियो आपको पसंद आएगा और क्लास को बेहतर बनाइएगा, उसको और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्लास में आते हैं, इसको शुरू करते हैं। सीख जो रहे हैं वो सीखना शुरू कर दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण की विमा एल टी माइनस 2 होगी, एल टी माइनस 2, चलिए ठीक है। टी की विमा, टी पृष्ठ तनाव है ना, बता दिया गया प्यारे बच्चों प्रश्न में, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगी भाई। टेंशन की बीमा टेंशन ना लो, टेंशन की बीमा में टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेना। क्या होता है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, फोर्स अपान में लेंथ, फोर्स अपान में लेंथ। अब फोर्स एम एल टी माइनस 2, टोटल नहीं लिखेंगे नहीं बहुत लेट हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 अपान में एल, लेंथ के लिए एल, एल से एल क्रॉस, बचेगा क्या एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उनके लिए भाई सलाम है आपको, जय हिंद, वेरी गुड, ठीक है। एम टी माइनस 2, वेरी गुड प्यारे बच्चों, किसी ने किया है खुशी गुप्ता, एम टी माइनस 2, वेरी गुड। और ये रोशन कौशल कौन है, उन्होंने भी एम टी माइनस 2 सही किया। आगे देखिए, अच्छा कॉस थीटा, थीटवा की बीमा नहीं होती, कोण की बीमा नहीं होती, थीटवा की बीमा नहीं लिखना है। ये थीटवा जब भी आएगा ना, इसकी बीमा कभी नहीं लिख देना, कोण की बीमा नहीं होती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनकी बीमा नहीं लिखनी है। तो cos थीटा की बीमा नहीं, 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू हटाओ, छोड़ो, हो गया सर, क्लियर है, रख दीजिए सर, अब सॉल्व कीजिए, अब बातें बनाना बंद कीजिए, आ जाइए सॉल्व करते हैं, बिना किसी देरी के सॉल्व करना सर शुरू कर दीजिए। LHS डायमेंशन ऑफ LHS एंड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। देखा जाए कि यह समीकरण सही है कि गलत है, सही है या गलत है, यही तो हमें चेक करना है। सही होगे तो आपको रखेंगे, गलत होगे तो गलत रहने नहीं देंगे। ये आनंद सर कहते हैं गलत ही हमें बर्दाश्त नहीं है, गलत लोगों से दूर रहो, और अगर गलत है तो उसे सही बनाने का प्रयास करो। देखा जाए ये समीकरण सही है कि गलत है। H की बीमा कितनी होगी प्यारे बच्चों, L होगी, क्योंकि ये एक हाइट है। चलिए आर की बीमा अभी इधर लिखा है आपने, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हल कीजिएगा। न्यूमेरिकल हल करने के, ये तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लोवेस्ट हैं भाई, अभी और हाई लेवल के आएंगे भाई।
संडे को मैं फिर एक बार अनाउंस कर रहा हूं, संडे को मैराथन क्लास रखी गई है। संडे को मैराथन क्लास रखूंगा जिसमें से इस यूनिट फर्स्ट को कवर करके पूरे आपको ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। पूरा यूनिट फर्स्ट क्योंकि अब खत्म होने वाला है, कल आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी बताए जाएंगे, सार्थक अंक भी आपको बताया जाएगा। तो संडे को होगी मैराथन क्लास जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मात्रक तथा मापन के, विमीय विश्लेषण के, त्रुटि विश्लेषण के तथा सार्थक अंकों से संबंधित एक बढ़िया सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज होगी। टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा जितना भी टाइम लगेगा। आपको मैं समरी भी बताऊंगा, उसमें पूरे जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो मैं समरी भी बताऊंगा, लेकिन स्पीड से, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर सभी मिल चुके हैं। वो एक मैराथन क्लास होगी, तो आनंद सर के साथ जुड़िएगा, एंजॉय के साथ जुड़िएगा। और उस संडे को हमें मैजिकल संडे बनाना है, क्योंकि ये आपके 11th की पहली यूनिट की पहली मैराथन क्लास है। इसके बाद हम लोग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देर नहीं करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। यहां पर आर त्रिज्या की विमा क्या होगी? एल प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते हुए चलते हैं। रो की विमा, रोना नहीं, ठीक है, ml-3, रो की विमा ml-3। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ठीक है, चलो अब रोना नहीं। रो की विमा ml-3 ये होगी। भाई बताया ना, मेरे स्क्रिप्टेड नहीं है, जो गाना याद आ जाएगा सुन लोगे, शायरी सुन लोगे उसी टाइम पे। ml-3 ये लिख दिया। हाँ जी, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी? गुरुत्वीय त्वरण की विमा जी LT-2। अरे भाई ठीक है, कमेंट देख लिया, अच्छा ठीक है। हाँ नाइस सर, धन्यवाद सभी का। अरे न्यूटन जैसा माइंड नहीं है, तो न्यूटन का आईक्यू लेवल 165 था, 165 बहुत ज्यादा था, उतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। जहां कुछ बात याद आ जाए गुनगुना दो, कभी भी टाइम वो माइंड चलता रहता, बड़ी फास्ट काम करता है, ये ना समझो, स्पीड काम करता है। चलिए प्रश्न में आइए, कंसंट्रेट होकर के आइए, बस थोड़ा सा बोझ न लगे, काफी देर हो गई थी ना, इस वजह से हो गया थोड़ा मनोरंजन। इसके बाद आ जाओ क्लास में, ध्यान से सुनो। अभी मैंने LHS की डायमेंशन रखी, फिर RHS की जो डायमेंशन है उसमें R की विमा, क्योंकि प्रश्न में देखिए R रो G ऊपर हैं, तो R की, रो की, G की विमा LT-2 रख दिए हैं। उसके बाद 2T cos थीटा, तो 2 को तो रखना नहीं है, cos थीटा की रखनी नहीं है, T की रखनी है। T की विमा है प्यारे बच्चों MT-2। जरा ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। M से M बर्बाद हो गया, चलो हम अलग अलग कलर से इसको कर दिखा देते हैं। M से M बर्बाद हो गया, M से M बर्बाद हो गया, T-2 से T-2 बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद इधर का LHS तो प्यारे बच्चों L है, ठीक है, बराबर में RHS में देखे L1 एक ये है, एक L ये एक L ये एक, L2 बचा, L2 हो गया। और L-3 इसे भूल ना जाना इसे, L-3 ये वन L2 और ये L-3, ये L L1 L2 और ये L-3 L2-3, 2-3 क्या होगा? 2-3 -1 होगा, 2-3 -1 होगा। ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, यहां पर L फिर -1 बचेगा। ध्यान से हल कर लो इस क्वेश्चन को यहां पर, ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं। M से M
बर्बाद हो गया। t-2 से t-2 ऊपर है, बर्बाद हो गया। एक एल सर ये था, एक एल ये था, एल एल मिलके 2 एल हो गए पॉजिटिव के प्लस के धनात्मक, और एक एल ये -3। तो L -3 और L2 जब घाते जुड़ेंगी, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं आधार समान हो, तो जब घाते जुड़ेंगी 2 -3 तो माइनस का 1 बचेगा, तो L -1 इधर बचा RHS में और LHS में L बचा, तो डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS इज डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो यहां पर दिया गया समीकरण, यह समीकरण विमीय रूप से भाई, विमीय रूप से ही तो लगाया है, विमीय रूप से असत्य है, गलत है भाई, आप गलत हैं, ये विमीय रूप से समीकरण गलत है, ये समीकरण विमीय रूप से गलत है, ये प्रश्न गलत है। यहां पर समझ गए? प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं हर समीकरण सत्य ही पूछे कि सत्यता की जांच कीजिए, यह भी पूछ सकता है सही है या गलत है। क्वेश्चन के तरीके को बदला जा सकता है, तैयार रहें, पहले से तैयारी किए बैठे रहें, क्वेश्चन चाहे जैसा हो हम तैयार हैं, ठीक है? सावधान, आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल ठीक है, सचेत रहिएगा। तो ये विमीय समीकरण जो है, विमीय विधि से देखा गया, ये दिया गया समीकरण असत्य था, लेकिन हम गलत नहीं रहने देंगे, हमें गलत लोग पसंद नहीं हैं, हम इन्हें सही करेंगे। बोलो इस समीकरण को कैसे सही किया जा सकता है? तुम गलत हो, हम सुधारेंगे। अरे सही, अच्छे बच्चों को तो हर एक अच्छा बना लेगा। कहते हैं जब अच्छे बच्चे मिल जाएं तो कहेंगे हाँ भाई सबको ही अच्छे अच्छे बच्चों को बटोर के सब लोग, लेकिन जो शून्य बच्चा है, जो ये चाहता है सीखना लेकिन फिलहाल उसका बेस कमजोर रहा है और वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसे सिखा के दिखाओ। अच्छे को तो सब लोग अच्छा बना लेते हैं, बुरों को अच्छा बनाना एक टैलेंट है, उसे कहते हैं क्वालिटी। उसे चेंज कर देना, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी संगति से उसे बदल देना, उसे कहा जाता है टैलेंट, उसे कहा जाता है आपके व्यक्तित्व के कारण किसी के जीवन में बदला है। अरे बदला क्या लेते हो, ऐसे बदला लो कि किसी का जीवन बदल जाए, बदला इस तरह से लो कि किसी का जीवन बदल जाए प्यारे बच्चों। तो यहां पर भी हम इस समीकरण में भी अपनी फिजिक्स, अपनी सोशल साइकोलॉजी यहां पर लगा रहे हैं, साइकोलॉजी यहां पर अप्लाई कीजिए। ये L-1 है ना, अच्छा सोचो कब सही होता है ये समीकरण, प्रश्न चिन्ह लगाना, और ये समीकरण कब सही होता? आप कहेंगे सर अगर इस जगह पर ये जो डायमेंशन ऑफ LHS और RHS आप लिख रहे हैं सर, ये L जो LHS की विमा थी यही बराबर RHS की विमा ऐसे हो, सॉरी ऐसे RHS की विमा L होती तो हम कह देते सत्य है, लेकिन यहां पर ये सत्य नहीं है, ये गलत है क्योंकि L-1। अब इसको 1 कैसे बनाया जाएगा बताओ भाई, ये कैसे बनेगा 1, ये 1 कैसे बनेगा? L-1 है, L-1 है, इसको नीचे ले जाइए भाई, L प्लस का ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? L प्लस का 1 में ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब इस पूरी इक्वेशन को जो ऊपर लिखी हुई है, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है H इज इक्वल टू, इसको 1 में इस टोटल की डायमेंशन प्यारे बच्चों, इस टोटल की जो डायमेंशन है वो L आई है हल करके, भाई L-1 इस टोटल को हल करके L-1 आई, तो यहां पर उसको नीचे हम ले गए L, तो इसको भी ऐसे टोटल उठा के नीचे रख दो 1 के, ऐसे पूरा L-1 रखोगे और इसको टोटल के नीचे ऐसे रख दो R रो G अपान में 2t cos थीटा। ये अब अगर 1 में लिखा हुआ है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बैक बेंचर सबसे आगे आएगा, बैक बेंचर सबसे आएगा। वही एग्जाम तोड़ते हैं फोड़ते हैं बाद में, टॉपर जो है वो अपने ओवर एटीट्यूड में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में रहते हैं, कहते हैं अगर कहा जाए मैं महान हूं ये बात सत्य है, लेकिन मैं ही महान हूं, ये आपका अभिमान है जो आपको सफलता में रुकावट पैदा कर देगा।
इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं ही महान हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। ये चीजें h इक्वल टू ये होगा, तो सोचिए जो नीचे वाली क्लास, नीचे वाला जो पद है ये पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो सही जो समीकरण है ना, सही समीकरण h इक्वल टू प्यारे बच्चों ये 2t जो cos थीटा सबसे ऊपर कर दीजिए, 2t cos थीटा अपान में r रो जी। वास्तव में इस समीकरण को ऐसे ही रखा जाता है, कैपिलरी ट्यूब में केस कात्व में चढ़े द्रव की ऊंचाई इस सूत्र से निकाली जाती है, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी। वहां खोलना पेज फ्लूइड मैकेनिक्स में, पृष्ठ तनाव चैप्टर जाना और पृष्ठ तनाव चैप्टर में ये सीखना, वहां पर फार्मूला देख लेना, यही लिखा होगा। ये गलत मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सही है कि गलत है, और अगर गलत होगा तो कुछ आपको ऐसे नहीं सत्यता की जांच विमी रूप से सत्य है, नहीं, कभी ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सही है कि गलत है। समझ गए? मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं, ये बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग भाई लेट आए हैं वीडियो को पीछे करके जरूर देखना, जरूर सीख के जाओगे कुछ नया। ठीक है, चलें नेक्स्ट लेवल पे पढ़ें। क्या समझाया मैंने एक बार रिवाइज करो। आपको दिया गया था h इक्वल टू आर रो जी 2t cos थीटा, ये कहा गया था, जहां r त्रिज्या, रो घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण व t पृष्ठ तनाव है, h ऊंचाई है। कहा गया इस समीकरण के सही है या गलत है इसकी जांच कीजिए, सही है या गलत इसकी जांच कीजिए। तो हम विमी विधि से कैसे कर सकते हैं? तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS दिखाना है। समीकरण ये रहा आपका h इक्वल टू ये। मैंने पहले सबकी विमा आपको निकाल के बता दी कि कौन सी किसकी विमा होगी, पहले आपको विमा सारी बता दी गई और इन सभी विमाओं को इन पदों में रखा गया। और जब हमने हल किया तो देखा कि जो बाएं पक्ष की बीमा है वो दाएं पक्ष की बीमा के बराबर नहीं है। अतः ये दिया गया समीकरण जो हमसे पूछा था कि सही है या गलत है, तो हमने कहा भाई कि यह समीकरण विमीय रूप से असत्य है, विमीय रूप से असत्य है, ये मैंने बताया। लेकिन मैंने ये कहा कि फिजिक्स में मैं किसी चीज को गलत नहीं रहने दूंगा। सही कैसे कर सकते हैं जरा देखो। अगर ये l-1 है इसका मतलब 1/L, कहने का अर्थ है इस टोटल को हल करने पर विमा क्या आई होगी? L आई होगी, L आई होगी। इसलिए इस टोटल को मैंने 1/, के नीचे लिखा, 1/, के नीचे। तो ये जो सबसे निचला वाला पद है 2t cos थीटा पलट के सबसे ऊपर जाएगा। तो कुछ इक्वेशन इस प्रकार की बनेगी, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी। अब अगर इसके दोनों पक्ष आप हल करिए प्यारे बच्चों तो निश्चित रूप से l बराबर l आएगा, निश्चित रूप से l बराबर l आएगा। चेक करके देख लीजिएगा। तो मैंने कहा फिजिक्स में किसी को गलत नहीं रहने दूंगा, सही समीकरण तो ये है। ये जानबूझ के गलत लिखा गया था, जानबूझ के गलत लिखा गया था, सिर्फ आपको एक नई चीज सिखाने के लिए। चलें आगे बढ़े, नया अनुप्रयोग सीखते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं मेहनत को थोड़ा सा लाइक करना है, और आपको मेरी तरफ से भी लाइक है। आप लोग साथ में जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजें, सभी को लाइक। ठीक है, ठीक है, आगे प्रश्न समझते हैं। हाँ, प्रश्न नहीं, तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विमीय विधि से हमें यह काम करना है प्यारे बच्चों। ये आपका तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा, ये तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा।
विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपका तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा। यहां से विमीय विधि के अनुप्रयोग जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं, यदि जो कोई भी दी गई भौतिक राशि हो और हमें यह बता दिया जाए कि दी गई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके बीच संबंध बताना आसान होता है। तो उनके बीच हम संबंध बता सकते हैं। देखिए, यदि हमें यह ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं प्यारे बच्चों, संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखो, हमारे पास पीडीएफ वगैरह नहीं है हम, लेकिन हाँ, सार्थक अंकों के लिए हम पीडीएफ लेकर के आएंगे। और एक चीज और अनाउंस किया है आप सभी के लिए, क्या बताया है? संडे को मैराथन क्लास आनंद सर के साथ आना मत भूलिएगा, ठीक है? तो वो टाइम आपको शेड्यूल वहां पर पहुंच जाएगा। वो शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर लिंक सब अपकमिंग आ जाएगा। और भूलिएगा नहीं, उसमें पूरा मैराथन क्लास चलेगी, पूरी यूनिट फर्स्ट की। और ऐसे ऐसे लेवल के जो नीट में, जेई में पूछे गए हैं, आईपीएमटी में पूछे गए हैं, ऐसे एकेटीयू में पूछे जाते थे, अब तो एकेटीयू जेई में शामिल हो गया है। तो वैसे क्वेश्चन का लेवल भी आपको मिलेगा। और साथ में बिहार बोर्ड लेवल का तो मिलना ही मिलना है। तब आसान से लेकर के सिंपल से मॉडरेट, मॉडरेट से फिर स्टैंडर्ड, ये मिलने वाला है। चलिए, तो संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या है संबंध, कैसे क्या कहा जा रहा है? यदि हमें यह ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, अगर यह ज्ञात हो तो हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। माना कोई भौतिक राशि Q निम्न भौतिक राशियों x, y तथा z पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, हम इसे लिखते कैसे हैं? जो Q है वो प्रोपोर्शनल है, किस पर निर्भर कर रही है? X पर, Y पर और Z पर। जो कोई भौतिक राशि Q है, ध्यान समझ लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी हम अभी क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल, वैसे आपको फिर समझ में आ जाएगा। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी पहले ये चीज समझ लीजिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू एक्स वाई, क्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू अनुक्रमानुपाती एक्स वाई जेड, क्योंकि इन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। लेकिन ये भौतिक राशियां इनके फार्मूले में कितनी बार आती हैं ये हमें नहीं पता है। इस वजह से हम मान लिया एक्स ए बार आएगा, वाई बी बार आएगा और जेड सी बार आएगा। 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। फार्मूला निर्भर तो करता है, लेकिन कितनी बार है ये हमें नहीं पता है ना? जैसे हम कह लें गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। तो के क्या है? के एम पर भी निर्भर करता है। के किस पर निर्भर करता है? वेग पर भी निर्भर करता है ना? तो ये जो m और v आए हैं प्यारे बच्चों, m और v, तो v की घात कितनी, यहां पर 2 बार आ गया ना। अब 2 बार आ गया है अगर, तो इसके लिए m की घात 1 और v की घात 2। इस वजह से बताने के लिए पहले से कि कौन कितनी बार आएगा, हमने मान लिया a b c घातें आती हैं,
ठीक है, समझ गए इस बात को। तो Q इज इक्वल टू, कोई जब नियत प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती समानुपातिक चिन्ह, तो नियतांक आता है K x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। इस प्रकार का समीकरण बनेगा, इसी में आप वैल्यू रख दीजिए तो ये समीकरण और इनके बीच संबंध मिल जाएगा। ऐसा करना है हमको बस, लेकिन दोनों पक्षों की विमा आपको रखनी होंगी। चलें प्रश्न लें, एक प्रश्न लें तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि समय भी हो रहा है। वृत्तीय गति कर रहे एक पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, लगने वाला अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति में जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो कोई भी पार्टिकल, पिंड कोई भी अगर मूव कर रहा है, उसके चारों ओर, उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है वृत्तीय गति में। उसके अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, वो सदैव सेंटर की ओर होती है, हमेशा उसके केंद्र की ओर रहती है। वृत्तीय गति कर रहे हो तो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। अभिकेंद्र बल F पिंड के द्रव्यमान m तथा पिंड के वेग v, कामा कर लेते हैं यहां पर, पिंड के द्रव्यमान m, कामा पिंड के वेग v तथा पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ध्यान समझिएगा, प्रश्न आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आसान लगेगा। तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या, प्यारे बच्चों, वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। मैंने प्रश्न क्या बनाया है, वृत्तीय गति कर रहे एक पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कैपिटल F, पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m, पिंड के वेग v तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विधि से प्राप्त कीजिए। तो अभिकेंद्र बल का अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विधि से प्राप्त कीजिए। विमीय विधि से प्राप्त कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, लगाना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को लगाइए। जैसे मैंने बताया सॉल्व करना हम ही शुरू करते हैं, आप तो फिर साथ साथ लगा ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस महान सवाल को लगाना। हाँ, जैसा प्रश्न में कहा है हम वैसा लिखते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है जो अभिकेंद्र बल है F, ध्यान समझना, अभिकेंद्र बल जो F है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए F अनुक्रमानुपाती m लिख लिया, लेकिन सूत्र में m कितनी बार आएगा हमें नहीं पता है। तो m की घात में मैंने प्यारे बच्चों लगा लिया a, कुछ भी मान सकते हो, काका का गांगा, ज्यादा हिंदी के शौकीन हो तो काका का गांगा, ABCD मुझे लगा तो ABCD लिख लिया, XYZ लिखना हो XYZ लिख लो, जैसी आपकी मर्जी वैसा लिख सकते हो। F अनुक्रमानुपाती m की घात में a। दूसरा, अभिकेंद्र बल और किस पर निर्भर करता है, अभिकेंद्र बल पिंड के वेग पर भी निर्भर करता है, रेखीय वेग, जिस वेग से वो गति कर रहा है, ठीक है। तो पिंड के वेग पर निर्भर करता है, वेग के, तो यहां पर v की पावर में कितना हो जाएगा, स्मॉल b हो गया। F अनुक्रमानुपाती v की घात में b, क्योंकि हमें नहीं पता सूत्र में v कितनी बार आएगा, निर्भर तो करता है लेकिन कितनी बार है ये हमें नहीं पता ना, तो मान लिया ना एक होगा तो एक आ ही जाएगा, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। दूसरा,
तीसरा अगला टर्म कहा है और किस पर निर्भर करता है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। ये लो आर, आर कितनी बार आएगा नहीं पता, सी घात लगा लो, ठीक है। तीनों समीकरण मिला दो, समीकरण ये 1 ये 2 ये 3 बने, समीकरण 1 2 व 3 से। ध्यान समझिएगा, अभी ये शुरुआत है, आगे इतने समीकरण नहीं बनाओगे, डायरेक्ट लिखोगे जैसे ये लिखा था, ये अनुक्रमण पथ x की पावर a y की पावर b। मैंने बताया ना, मैं आपको शून्य से शिखर पहुंचाने के लिए आया हूं, और इस सपने को साकार करने के लिए तो मेहनत तो करने दो, पहले शुरुआत तो करने दो, महान अपने आप बन जाएंगे। बताया है मैंने कई बार, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है ना। तो वही चीजें हैं ना, अभी शुरुआत हुई है, वो तो तरीका आपको पता ही दिया। यहां पर समीकरण 1 2 व 3 से मेरे मन में वो हर एक बच्चा रहता है जिसके मन में ये लग रहा है कि डर लग रहा है कि ये सवाल हम नहीं हल कर पाएंगे, उसके मन की थिंकिंग मैं उस जगह पर बैठ के सोचता हूं कि वो सबसे जो लोवेस्ट बच्चा है, जिसका माइंड अभी एक वर्क नहीं कर रहा है कि यहां पर हम कैसे सवाल को लगाएं, उस पर उसके जगह पर मैं बैठ करके सवाल को देख रहा हूं। उस जगह इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेकर के फिर स्टैंडर्ड लेवल, और ऐसा स्टैंडर्ड लेवल ले जाता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठो जाके किसी, तो इतना गिल्टी ना फील करो कि हाय ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पेपर है। नहीं, आपके फिजिक्स टीचर ने इंटरमीडिएट लेवल, एकेडमिक लेवल में भी इतना सिखा दिया है कि बैठ करके अगर आपने मेहनत की है, जबरदस्त प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम को तोड़ फोड़ के आ सकते हो, ये चीज गारंटी देते हैं हम। लेकिन पहले शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए। तो 1 2 व 3 से यहां पर क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू m की पावर में a, v की पावर में b और r की पावर में c। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए तो F इज इक्वल टू के, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। सर अभी समीकरण ही बनाते चले जा रहे हैं, आगे क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो समीकरण कैसे प्राप्त करना है, दोनों पक्षों की आपको विमाएं रखनी है, बस यहां तक जो कहा प्रश्न ने, मैंने काम उतना किया है, और उस जितना काम मैंने किया, अब इसके बाद दोनों पक्षों की विमा रख दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर प्रश्न आसान है, दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, विमाएं रखने पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। क्या दोनों पक्षों की विमाएं, इस तरफ बाएं पक्ष में F था तो बल की विमा होती है mLt-2। चलिए ठीक है, फिर बराबर में ध्यान से देखो, के नियतांक है, के की कोई विमा नहीं होगी, यहां पर लिख देंगे अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, लिख लेना, इतना काम कर सकते हो खुद से भाई, खुद से भी कुछ ट्राई कर लिया करो, हमारे भरोसे ही ना बैठो। द्रव्यमान वेग त्रिज्या, द्रव्यमान वेग त्रिज्या ए बी सी, अब एक बार याद हो जाए, चलिए वहां पहुंचिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m, m की पावर में a, वेग, वेग की विमा Lt-1, उसकी पावर कितनी थी b, त्रिज्या, त्रिज्या l, लंबाई है ना त्रिज्या एक, त्रिज्या क्या एक लंबाई है, लंबाई की विमा l, और इसकी पावर कितनी थी c। ध्यान से देखो यहां पर m शायद 2 बार आया, नहीं एक ही बार है, तो m की पावर a लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। l को जरा देखो, l एक ये है, एक ये है, यहां l की घात कितनी है भाई, Lt-1 टोटल की पावर b है, Lt-1 टोटल की पावर b है, तो l की पावर भी तो b हुई, यहां l की पावर c हुई, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो l की पावर में हो जाएगा प्यारे बच्चों b प्लस c, काम खत्म। फिर है t की पावर -1 और इसकी पावर में b, t और कहीं दिख रहा है नहीं, तो घाते जोड़ने वाला कोई काम है नहीं, बस t की पावर में -b रखेंगे, क्योंकि t की पावर में -1 है ना, -1 का b से गुणा हो जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ध्यान से समझ लो यहाँ क्या किया गया है, ठीक है, स्टेप थोड़ा सा बैक करके अपने समझ सकते हो। यहां अगर अलग अलग मैं लिख लूं घाते, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लो, चाहे तो ऐसे साथ में लिख सकते हो, वैसे ज्यादा अलग अलग ना करो, mLt-2 थोड़ा दूर दूर लिख लो बस। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या तुलना करोगे भाई, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, L इधर L इधर, M इधर M इधर, A बराबर देखो जरा,
ए बराबर m, अगर इसका आधार सब गुणा में लिखा हुआ है, तो अगर इसका आधार बराबर है, यहाँ m की पावर में कितना है 1 है, तो a बराबर 1 होगा प्यारे बच्चों। l की पावर b प्लस c, यहाँ l की पावर कितना है 1, तो आधार समान है तो घाते भी बराबर, मतलब यहाँ पर b प्लस c बराबर मिलेगा 1। आगे देखो t की पावर माइनस b की पावर यहाँ पर कितना है -2, तो t की पावर यहाँ पर -b बराबर, ध्यान से देखना, t की पावर -b और -b बराबर ये -2 t की पावर में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b बराबर मिलेगा कितना 2 मिलेगा। b बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। b का मान यहां रख दीजिए c की जगह पर, यहां 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर 1, और ये 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2, तो c बराबर मिल गया -1। तो यहां पर ये जो मान मिले, ये c बराबर -1, a बराबर 1 और b बराबर 2, यहां पर लिख दीजिए a कामा b तथा c के मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो यहीं पर देख लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, रख दें क्या? अच्छा चलो अगली स्लाइड देख ही लो। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 थी f इज इक्वल टू के m की पावर a l की पावर में b, सॉरी m l, क्या था समीकरण? m था v था, है ना? हाँ, m v की पावर b और r की पावर c। जरा m v r ही था ना, क्रम देख लेते हैं। m v r, ठीक है, समीकरण 4 k m v r सही है। तो यहां पर m k की वैल्यू जो है, k की यहां k का मान MKS के लिए जो होता है, k का मान k बराबर 1 होता है, ठीक है। MKS पद्धति के लिए यही माना जाता है प्रायोगिक प्रेक्षणों द्वारा। तो f बराबर a b c के मान रख दीजिए, k का मान तो 1 हो गया, m की पावर a का मान, जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बैक स्लाइड में आके a की मान कितनी है 1 है, b का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है -1 है, a का मान हो गया 1, b का मान कितना है 2, और r की पावर c का मान है -1। ध्यान से देखो, f इज इक्वल टू ये बनेगा m, ये v स्क्वायर, ये r की घात -1 है, नीचे ले आओ प्लस का 1 हो जाएगा। यही होगा अभिकेंद्र बल का सूत्र होगा। अभिकेंद्र बल कहे चाहे कौनो बल कहे, सभी बलों का सूत्र न्यूटन हो, वो मात्रक न्यूटन होगा। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान में r। समझ में आ गया? इस सूत्र को हमने प्रूफ कर लिया विमीय विधि से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां तक की सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों को मैं एक प्रश्न दे देता हूं, जिसे आपको लगा के लाना है, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपका, होमवर्क HW, नहीं तो कल इसे बताऊंगा, क्योंकि कल आपको न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। कल आपके लिए न्यूमेरिकल भी बहुत सारे, हो सकता है कल न्यूमेरिकल और नहीं तो परसों न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी सार्थक अंक भी बताना है, और फिर विमीय विश्लेषण पूरी यूनिट का मैराथन क्लास संडे को है, ठीक है। तो आना ना भूलिएगा सभी लोग, याद रखिएगा। HW, यहाँ पर HW होमवर्क क्या आपको सवाल, किसी, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी सरल लोलक का, देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये जो करवा दे रहे हैं ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, हर एक बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो कराना ही है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैराथन क्लास में लाने वाले हैं उसमें कुछ स्पेशल होगा, ये भी जान लीजिए, बहुत कुछ स्पेशल होगा। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, लोलक के द्रव्यमान m, लोलक के द्रव्यमान स्मॉल m तथा लंबाई l, जिस डोरी में लटका रहता है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है, तो सूत्र स्थापित करो, तो सूत्र स्थापित करो, सूत्र स्थापित करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। मजेदार क्लास रहा, आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी की ऊर्जा रही क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए। क्लास में आज हम लोगों ने विमाओं के 2 अनुप्रयोग सीखे, जिसमें से जो दूसरा अनुप्रयोग हम लोगों ने सीखा था वो था भौतिक राशियों की सत्यता, कोई भौतिक समीकरण दिया गया उसके सत्यता की जांच करना, या प्रश्न पूछ सकता है सही है या गलत है। तथा ये जो अंतिम अनुप्रयोग था वो था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो जो विमाओं के तीनों अनुप्रयोग है वो आपके क्लियर हो गए, विमीय विश्लेषण से संबंधित आपकी बातें क्लियर हो गई हैं। अभी विमीय चीजों में क्या है, कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट्स हैं। क्या विमीय विश्लेषण की लिमिट है, अगर सुनना चाहोगे वैसे कल भी अभी विमीय विश्लेषण की क्लास चलेगी, सार्थक अंक भी कल बताए जाएंगे, और फिर हमें भौतिक गणित पे भी चर्चा करनी है। तो विमीय विधि में क्या कर सकते हैं हम, अगर 3 से ज्यादा भौतिक राशियां दी गई हों तो हम उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये विमीय विश्लेषण से कुछ इसके अपवाद भी हैं कि विमीय विधि से अगर 3 से अधिक भौतिक राशियों पर कोई भौतिक राशि निर्भर करती है तो हम फिर विमीय विधि की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। विमीय विधि से किसी भी, जो अभी यहाँ के लिखा है ना, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। विमीय विधि से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अपवाद भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, विमीय विश्लेषण के साथ में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में इसी ऊर्जा और जोश के साथ। तब तक वही भाव बना के रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।